हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं घटना चक्र दृष्टि आई का एक बुक है करंट अफेयर्स का, और ये मार्केट में अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है ये बुक। तो इसको हम लोग इसका कंप्लीट इसको करते हैं और इसका स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए इसका फर्स्ट जो हेडिंग है इसका राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर है पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डे को महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्नामकरण दे दिया है। नेक्स्ट है कि इसका डिटेल थोड़ा दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। पुणे हवाई अड्डे का जो नया नाम का मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है तो क्या है ये, तो ये है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है कि छठवीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, छठवीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करते जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनमें है पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है गुजरात। तो जो छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो वो है केरल, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है जम्मू कश्मीर और फोर्थ है गुजरात। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्नामकरण किया जाएगा, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है जो सबको पता है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, तो इसका नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो जाएगा क्या, तो श्री विजयपुरम। आगे देख लेते हैं, आगे है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किए हैं जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। तो नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत में की है जो कहाँ पे है, गुजरात में है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है, तो यह जुड़ी हुई है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के साथ जुड़ी हुई है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो इन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने उदगीर लातूर जो कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक जिला है लातूर, उदगीर लातूर, यहीं पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं, विश्व शांति बुद्ध विहार का। आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, वाराणसी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है वाराणसी में। यहाँ पे पहला 3D वैदिक संग्रहालय बनेगा।
नेक्स्ट, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो यह जो संग्रहालय बहुत ही अत्याधुनिक होगा, ये किसको समर्पित होगा? तो यह होगा भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा, और जिसका क्या नाम है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो स्थित है वाराणसी में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया है? तो इसकी शुरुआत भारतीय थल सेना ने किया है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, जो भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, उन लोगों को सहायता एवं सेवा दी जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो प्रोजेक्ट जो नमन है वो स्पर्श, स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली, इस पे आधारित है। प्रोजेक्ट नमन किस पे आधारित है? तो यह स्पर्श पे आधारित है, और स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी मिली है? तो यह उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी आयोग है उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा बने हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अगला है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर नालंदा में। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन हुआ है राजगीर के नालंदा जिला है जो बिहार में, उसका राजगीर में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले के उद्घाटन की घोषणा किए हैं। आगे देख लेते हैं कि ये जो लद्दाख में 5 जिले बनेंगे, तो इन 5 जिलों के नाम क्या होंगे? तो ये हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। कौन से हैं ये 5 जिले? तो ये हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी और बीएचयू ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को मंजूरी दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAY 2.0 को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू हुआ था जून 2015 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो सुश्री रेखा शर्मा हैं, इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? तो सुश्री रेखा शर्मा जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो सुश्री रेखा शर्मा। नेक्स्ट है कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, और इसीलिए इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने की है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है नागालैंड। तो नागालैंड बन गया है बीमा समाधान को
एग्जीक्यूट करने वाला देश का पहला राज्य। नेक्स्ट है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये 4 ऐप जो शुरू किए गए हैं वो हैं ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। अर्थात अब जो पुलिसिंग होगी, आपराधिक होगा और न्याय जो होगा वो सब जस्टिस का जो भी पद्धति होगी वो डिजिटली किया जाएगा। ई है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य अपलोड करने होंगे, ई समन होगा और न्याय सेतु और न्याय श्रुति किया जाएगा डिजिटल रूप से, जो कि बहुत एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनेगा? तो गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होगा गुजरेगा। और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में बिहार ही पड़ता है, तो इन राज्यों से ये गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ पूका घाटी, जो कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूका घाटी कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में, और यहाँ पे क्या होगा? तो भूतापीय अंडरग्राउंड से विद्युत निकाला जाएगा और इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है 13वां और रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। केरल के वायनाड को जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसमें भूस्खलन एटलस में 13 स्थान मिला है और रुद्रप्रयाग को पहला स्थान मिला है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। वर्ष 2024 में जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ है इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो दरबार हाल का नाम हो गया गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम हो गया है अशोक मंडप। दरबार हाल गणतंत्र मंडप और अशोक हाल अशोक मंडप। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ होगा आइजोल में, जो कहाँ पे है? तो मिजोरम की राजधानी है। तो आइजोल में बनेगा 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट है कि सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो सिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य होगा लद्दाख में। नेक्स्ट है कि यह जो सुरंग है सिंकुन ला सुरंग है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 15,800 फीट है। सिंकुन ला सुरंग जो लद्दाख में उसकी ऊंचाई है 15,800 फीट। नेक्स्ट है कि इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी लगभग 4.1 किलोमीटर। सिंकुन ला सुरंग जो लद्दाख में 15,800 फीट है और किलोमीटर में है 4.1 किलोमीटर। और इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। तो ये सिंकुन ला सुरंग जो है इसका अगर निर्माण हो जाएगा तो यह विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग बन जाएगा 4.1 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत मित्र वन की घोषणा की है। तो यूपी सरकार ने मित्र वन की घोषणा यूपी गवर्नमेंट ने की है।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला चैडविक हाउस अर्थात नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्या होगा? तो चैडविक हाउस बना है। नेक्स्ट है कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा विकास किसका किया गया है? तो विकास किया गया है प्रेरणा स्थल का, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेता एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित होगी। तो लोकसभा सचिवालय में एक प्रेरणा स्थल बना है जहां पे भारतीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमाएं होंगी। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है 18 जून 2024 को। डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधान को लागू किया गया है 18 जून 2024 को। आगे है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। और इस विद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहाँ के एक मुरादाबाद में विश्वविद्यालय था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया है और उसका नाम हो गया है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। तो आगे है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि महताब। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष से पहले इनकी नियुक्ति होती है जब तक कि अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया और लद्दाख में ही 5 जिले बनेंगे नए। आगे देखते हैं। तो आगे है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के कुंभी गांव जो लखीमपुर खीरी में है, यहाँ पे बनेगा बायोप्लास्टिक पार्क। बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कुंभी गांव में लखीमपुर खीरी में। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये पाली में बनेगा, राजस्थान में बनेगा। राजस्थान के पाली में ओम आकार का मंदिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 2024 में वाइकम विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। वाइकम विद्रोह तो 1924 में जो हुआ था, 2024 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पे कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो मात्र 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो इनकी प्रतिशत होती है 13.63%। अर्थात महिलाओं की भागीदारी मात्र 13.63% है संसद में। लोकसभा में 543 में से मात्र 74 महिला हैं। नेक्स्ट है कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है छतरपुर जो है कि मध्य प्रदेश में, और ये है 630 मेगावाट का। तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की है। इसकी आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का स्थापना होगा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो बैटरी ऊर्जा का भंडारण कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने
डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत हुआ है कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। वहाँ का आबादी भी ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। तो रक्षा और प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना का शुभारंभ हुआ है। रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए अदिति पहल लाई गई है। अगला है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है वो बना है कहाँ पे। तो बिहार में बना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है बिहार में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि और बिहार में 2 जगह पे है डॉल्फिन। एक पहले पटना में था और अभी भागलपुर में हो गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। तो ये दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है मुंबई में। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किए हैं कहाँ पे। तो रायबरेली में। एम्स का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो ये किए हैं रायबरेली में। और बिहार में पटना के बाद कहाँ से बनेगा। तो वो बनेगा दरभंगा में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापना कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना है विश्व का पहला विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। नेक्स्ट है कि देश की सबसे लंबी केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया। तो ये सुदर्शन सेतु जो पुल है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात में। आगे देखते हैं। तो अगला है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो रायसीना डायलॉग 9वां जो नंबर का था उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का थीम क्या था। तो इसका थीम था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है। तो एक राष्ट्रीय और एक छात्र आईडी होगा। इसके तहत अपार योजना लाया गया है। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार। एक छात्र और एक आईडी। नेक्स्ट है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है संबलपुर में, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के संबलपुर में पहला देश का कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला है नेक्स्ट है कि स्टेम का जो है वो क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ एंड मेडिसिन स्टेम। इन जो 5 क्षेत्र हैं इनमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि महिलाएं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ एंड मेडिकल में आगे बढ़ सकें। स्वाति पोर्टल के जरिए महिलाओं को
आगे बढ़ाया जाएगा, इनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा इन क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। आगे देखते हैं तो अगला है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय माणिक्यराव खानविलकर, अजय माणिक्यराव खानविलकर जी को लोकपाल के नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया। तो नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किए हैं। तो श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मंदिर किस जिले में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। जो श्री कल्की धाम मंदिर है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। नेक्स्ट है कि अगला करेंट है कि किसी असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया। तो असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट बना है काजी नींबू, सिट्रस लेमन, काजी नींबू। अगला देख लेते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे। तो 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय हैं, ट्विन थीम्स क्या हैं, तो ये हैं विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75 गणतंत्र दिवस के थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आगे देख लेते हैं 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कहाँ के हैं, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो ये बने थे भारत के मुख्य अतिथि। आगे देखते हैं तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी या अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया उड़ीसा राज्य को और जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर दिया गया था। उड़ीसा राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी। नेक्स्ट है कि उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी। तो उड़ीसा की झांकी का थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, जो कि किसी भी समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला। आगे देखते हैं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है गुजरात प्रथम स्थान पे, कर्नाटक दूसरे स्थान पे, केरल तीसरा और तमिलनाडु चौथा। पहले पे है गुजरात, फिर है कर्नाटक, केरल और उसके बाद है तमिलनाडु और यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता जो लीडर्स हैं ये किन्हें घोषित किया गया है। तो ये है, इसमें है आंध्र प्रदेश। श्रेणी ए में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, फिर असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं तो अगला है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है 10 से 12 जनवरी 2024 को और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो 10वां संस्करण हुआ है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 2024 में। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और ये वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग का कोई सुझाव है या फिर कोई टॉपिक या वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।